चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो जैसा कि हमको पता है यहां पर भी क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण। ठीक है, दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल मींस जिसमें आईयूपीएसी नेम जब आप लिखोगे ना तो अलग अलग आएंगे। स्टीरियो में सिर्फ स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण आपका ये आइसोमेरिज्म आएगी, तो इसके अंदर आईयूपीएसी नेम जो है वो सेम आएंगे। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं इसको एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले इसके अंदर मैं कहानी पढ़ता हूं किसके बारे में, स्ट्रक्चरल के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चरल में हमारे चार टाइप की आइसोमेरिज्म आती हैं। फर्स्ट है ए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आइसोमेरिज्म उन दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगी जिनको पानी में मिलाए जाने पर वो डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक कंपाउंड ए है, उसको हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए है उसको पानी में मिलाया, बी उसको पानी में मिलाया। इन ए और बी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे हैं, सेम, लेकिन पानी में मिलाए जाने पर वो अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा एक कंपाउंड में इधर ले लेता हूं, CONH3 का होल 5 Br, और इधर मैंने लिख दिया सल्फेट। एक ये कंपाउंड ले लिया। एंड दूसरा कंपाउंड CONH3 का होल 5, इधर मैंने लिख लिया SO4 और बाहर लिख दिया क्या, Br। चेक करो, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। आईयूपीएसी नेम जो है वो दोनों के अलग अलग आएंगे, इसका नाम कुछ और आएगा, इसका नाम कुछ और आएगा। ठीक है, अब यदि आप इसको पानी में मिलाओगे ना तो ये डब्बा और सल्फेट ये इसको ऐसे तोड़ेगा, ये डब्बा और सल्फेट में ये इसको कैसे तोड़ेगा, ये डब्बा और ब्रोमाइड आयन में। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि इसने अलग आयन दिए इसने अलग आयन दिए? आप इसके अंदर सल्फेट को टेस्ट करने का एक तरीका होता है, किसके थ्रू, BaCl2 के थ्रू। अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें BaCl2 तो यहां पर ये बना देगा क्या, BaSO4 का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो अगर व्हाइट पीपीटी आ गया इसका मतलब यहां क्या चीज आजाद हुई है, सल्फेट आजाद हुआ है। और यदि हम ऐड कर दें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 तो इधर बन जाएगा क्या, इधर बन जाएगा AgBr, जिसका लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, सिंपल है। इस टाइप को हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स, यानी ऐसे दो कंपाउंड जो आपका पानी में मिलाए जाने पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयन प्रोड्यूस कर रहे हो। दूसरी बहुत टप्पीस है इसके अंदर। जैसे अगली हम बात करते हैं सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म, या इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं हम हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। देखो, इस टाइप की आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगी जिनमें वाटर मौजूद है, और वाटर को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर एक्सचेंज करके इस टाइप के आइसोमर्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जैसे हमने यहां लिख दिया COH2O का होल 6, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया Cl3। तो इसका हाइड्रेटेड आइसोमर लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, एक वाटर बाहर ले जाऊंगा, ठीक है, एक Cl अंदर ले आऊंगा,
तो ये जो कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट आ जाएंगे। मतलब देखो, जैसे मैंने कहा इसके मैं हाइड्रेटेड आइसोमर लिखना चाह रहा हूं, तो एक चीज याद रखना, हाइड्रेटेड आइसोमर लिखने में दो चीजों का ध्यान रखना। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो फिक्स रहती है, ये बदलेगी नहीं, मतलब लीगेंड इसके साथ 6 ही होने चाहिए। अब वो 6 वाटर हो सकते हैं या 5 वाटर 1 क्लोरीन हो सकता है, इस तरह से चल सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि CO H2O का होल 5 Cl, तो एक Cl अंदर ले आए, लीगेंड अभी भी कितने हैं, 6, एक हम वाटर जो मॉलिक्यूल है उसको उठाकर बाहर ले जाते हैं, ये ठीक है। तो ये जो होती है इसको हमने इसकी क्या कह दी, हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म कह दी, कि ये इसका हाइड्रेटेड आइसोमर है। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, इसके हाइड्रेटेड आइसोमर लिखने से पहले एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो वाटर बाहर है ना, ये वाटर, ये जो एनायन है ना, ये लैटिस बनाता है, ये कैटायन ये एनायन, तो एनायन लैटिस बनाता है, और ये जो वाटर है ना वो इस एनायन के बने हुए लैटिस में ट्रैप रहता है। इससे मैं एक चीज आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि यदि बाहर सिर्फ वाटर रहा ना, तो वो कहीं पर किसी लैटिस में नहीं आएगा। ये वाटर जो बाहर रहता है वो तभी बाहर रह सकता है जब बाहर एटलीस्ट एक एनायन तो जरूर हो। अगर एक भी एनायन नहीं रहेगा ना, तो ये वाटर फिर इससे अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, न्यूट्रल। ये कहां मौजूद होता है, जो ये एनायन होते हैं ना, इन एनायन के द्वारा बनाई गई लैटिस में ट्रैप रहता है। तो अगर कोई भी एनायन नहीं रहा तो वाटर बाहर नहीं रह सकता, वो आपका जो कंपाउंड आपने बनाया होगा वो गलत बनाया होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये मैंने आपको पहला सिखाया, अब आप ऐसा भी कह सकते हो, सर एक और बना लें, COH2O का होल 4 Cl2, बाहर एक ClH2O। सर क्या ये बना सकते हैं ट्वाइस H2O? क्या ये बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सर क्या ये भी बना सकते हैं H2O का होल थ्राइस Cl3 और बाहर 3 H2O? नो, ये नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बाहर कोई भी एनायन नहीं है तो ये आपका फिर इस तरह से ट्रैपिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज आप नहीं बनाएंगे जिसमें बाहर एनायन ना हो। एनायन नहीं होगा तो ये ट्रैप नहीं हो पाएगा, इसको वॉइड में ही जाना है। आ रही बात समझ? और दूसरी बात, अगर कोई कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे लिखा जाता है, ऐसे और बाहर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये है आपका कौन सा पार्ट, कैटायनिक पार्ट, ये है कौन सा पार्ट, एनायनिक पार्ट। लेकिन जैसे ही वाटर बाहर आ जाएगा, इस पर चार्ज कैसा हो गया, जीरो। तो ऐसे लिखने का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा, क्योंकि इसका चार्ज तो कैसा हो गया, जीरो। ठीक है, तो चार्ज जीरो कभी नहीं आ सकता। जैसे ऐसे दो चीज लिखी है ना, तो कभी भी डब्बे पर चार्ज जीरो नहीं आएगा। या तो ये लिखा ही ना हो तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, जीरो आ सकता है। लेकिन अगर कोई चीज बाहर लिखी है ना, तो फिर इस पर कोई ना कोई चार्ज जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो एक कैटायन है तो एक एनायन जरूर होना चाहिए। आगे बात समझे? दोनों चीजों में जो चीज आप दिमाग में सेट कर सकते हो। पहली चीज क्या बोली, वाटर अकेला बाहर नहीं होगा, क्योंकि वाटर आता है एनायन की बनी हुई वॉइड्स में, या दूसरा ये चार्ज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड, मान लो मैंने कहा ए है, इसको पानी में मिलाया, बी है इसको पानी में मिलाया, सी है इसको पानी में मिलाया, तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारे सामने डिफरेंट आएगी। जैसे ऊपर क्या प्रॉपर्टी डिफरेंट आई थी, इसके अंदर हमने BaCl2 मिला दिया, इसका व्हाइट पीपीटी आया था, इसके अंदर AgNO3 मिला दिया था, लाइट येलो आया था। तो यहां जो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी ना बच्चों, वो क्या होगी, जरा देखो। इसको यदि आप पानी में मिलाओगे ना, तो ये कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, इसका आई का फैक्टर सोचो, बताया था हमने सॉल्यूशन में कि ये अलग टूटेगा, ये अलग टूटेगा, तो आई कितना होगा, 4।
इसके आई का फैक्टर क्या होगा? 3। इसके आई का फैक्टर क्या होगा? 2। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कैसे होंगे? ज्यादा। इसका मतलब अगर हम कंडक्शन के बारे में बात करें, ऑर्डर ऑफ कंडक्शन, तो ए का कंडक्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छा। ठीक, ये हो गई हमारी दूसरी आइसोमेरिज्म। चलते हैं तीसरे पर। तीसरी हमारी है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरी है हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसमें सुनो, देखो, ये आइसोमेरिज्म उन जगहों पर होती है जहां पर ऐसे कंपाउंड मौजूद हों जो डिफरेंट डिफरेंट एटम के थ्रू लिंकेज बना सकते हैं। मतलब जिनके अंदर डोनर साइट, एक्टिव डोनर साइट डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं ऐसे लिगेंड जिनको हमने कहा था एम्बिडेंट लिगेंड्स। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में। अच्छा, अब इनमें जैसे किस टाइप का आएगा, जैसे मैंने कहा कि एक मैं एग्जांपल यहां ले रहा हूं, CO NH3 का होल 5 और इधर मैंने NO2 लिख दिया। ठीक है, और इधर Cl2 लिख दिया। एक कंपाउंड ये ले लेते हैं और एक दूसरा कंपाउंड ये ले लेते हैं, CO NH3 का होल 5 ONO Cl2। इन दोनों को हम एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर कहेंगे। यहां पर कौन सी चीज डोनेट कर रही है सेंट्रल मेटल एटम को? N। यहां कौन सी डोनेट कर रही है? O। तो ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर कहलाएंगे। कंपाउंड के अंदर ज्वाइनिंग N के थ्रू है या O के थ्रू है, इसका पता आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इस चीज को। इसका पता हम करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, अच्छा, अब इसको बनाएंगे हम कैसे? तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल ध्यान रखना। जितने भी आपके एम्बिडेंट लीगेंड्स हैं, आप कोई भी एक कंपाउंड दिया जाए, उसके अंदर देखो एम्बिडेंट लीगेंड कितने हैं। जितनी भी उसकी संख्या हो उसमें एक ऐड कर देना। जैसे NO2 था ना, एक और बन सकता है, तो ये इसकी कितनी फॉर्म बनेंगी? 2। जितने भी एम्बिडेंट लीगेंड्स हैं ना, उनकी जो भी नंबर है उसमें आप एक और जोड़ देना, वो आपकी टोटल फॉर्म्स आएंगी। जैसे मैंने कहा कि मान लो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, CO SCN NO2 EN का होल ट्वाइस और इधर मैंने कुछ Cl लगा दिया। ठीक है, अब पहले रूल से चलते हैं, फिर बना भी लेंगे। रूल क्या है? कितने हैं ऐसे जो लिंकेज शो कर सकते हैं? 1 2। जितनी भी संख्या है उसमें एक ऐड कर दो, जितनी भी संख्या है उसमें एक ऐड कर दो। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो इसके अंदर होंगी वो कितनी होंगी? 4। कैसे? एक ये है, और क्या हो सकता है? CO SCN ONO EN का होल ट्वाइस, ये एम्बिडेंट नहीं है, Cl, ऐसा कर लिया। या और कैसा हो सकता है? CO NCS ONO EN का होल ट्वाइस। 3 हो गए। एक ये, एक ये, एक ये, और एक हो सकता है CO SCN ONO, सॉरी यहां NCS करिए ना,
ये वाला बचा हुआ ना, यहां क्या बचा हुआ हमारा, NCS और NO2 En का होल ट्वाइस Cl। ठीक है, तो टोटल फॉर्म्स कितनी आ गई, 4। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मान लो हमसे किसी ने कहा होता कि इसके टोटल नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर बताओ, K4 FeCN6, तो कितनी फॉर्म हो जाती, कितने लिगेंड हैं, एम्बिडेंट लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, यानी टोटल फॉर्म कितनी हो जाती, 6+1। कैसे बनाते हम, Cn का होल 5 करते, Nc कर देते, Cn का होल 4 करते, Nc का होल ट्वाइस करते। समझ गए, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बना लेते। तो इसमें कितनी फॉर्म आ जाएंगी, 7। अच्छा, और आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में। ये लास्ट है। ये आइसोमेरिज्म जो है ये कहलाती है आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर भी ये आइसोमेरिज्म जो यहां स्ट्रक्चरल वाली है ना, वो बहुत आसान है, क्योंकि यहां सब अलग अलग जगह पर हो रही हैं। इनमें पानी अलग अलग है, इसमें आयन अलग अलग है, इसके अंदर एम्बिडेंट लिगेंड है। और ये वाली जो है ना कोऑर्डिनेशन, ये तभी होगी जब कैटायन वाला भी पार्ट जो हो वो कॉम्प्लेक्स हो और एनायन वाला पार्ट भी जो हो कॉम्प्लेक्स हो, तभी आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, अच्छा, और ये आइसोमेरिज्म बनती कैसे, इसके आइसोमर बनाते कैसे हैं, देखो इसके अंदर कुछ लीगेंड होगा, इसके अंदर कुछ लीगेंड होगा, इन लीगेंड के आपस में एक्सचेंज से, इधर इधर नंबर बदलने से इस टाइप की आइसोमेरिज्म आती है। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझाते हैं। जैसे मैंने कहा NiNH3 का होल 4 डब्बा, और इधर मैंने कहा NiCl4। ठीक है, अब मैं यहां लीगेंड्स बदलूंगा। ठीक है, लीगेंड्स बदलते वक्त एक चीज याद रखना, जो मैंने ऊपर बोली थी ना, कि डब्बों के ऊपर चार्ज कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो आइसोमर नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही नहीं होगा। बदलते वक्त इस चीज का याद रखना कि डब्बों के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है। अब डब्बों के ऊपर चार्ज के बारे में बात चल रही है, तो पहले तो अभी देखें कि इन डब्बों के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है। तो निकेल की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, या तो +4 होती थी या +2 होती थी। ये 2 इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अब मैंने कहा चलो देखते हैं कि पहले वाले की, मान लो मैंने कहा इसकी +4 है, इसकी +4 है, तो इस डब्बे की भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि Ni जो NH3 है वो कैसा है, 0, तो इस डब्बे की भी कितनी हो जाएगी, +4। इस डब्बे की +4 है, तो इसकी कितनी होगी, -4। -4 यानी x-4 इक्वल टू -4, यानी यहां तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 0, यानी ये नहीं हो सकती। तो क्या होगी, +2। मतलब हमारा ये कंपाउंड ऐसा है, NiNH3 का होल 4, इसके डब्बे के ऊपर है +2, NiCl4, इसके डब्बे के ऊपर है कितना, -2। ठीक है, ये है कंपाउंड। अब इसके हमें आइसोमर लिखने, तो क्या करना है, बदलते चलो, लीगेंड्स बदलने हैं हमको। Ni, इधर हमने कहा NH3 का होल थ्राइस, 3 कर दिया, इधर से एक Cl ले आए। ठीक है, इधर आ जाते हैं, NiCl3, एक NH3 में इधर ले गया। ठीक है, अब जरा चार्ज देखते हैं डब्बों के ऊपर कितना आया। निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2 थी, +2 थी,
यहां एक माइनस का आ गया, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी +2 है, इसकी -1, ये तो न्यूट्रल है, यानी इसके डब्बे के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +1। यहां देखो, यहां कितनी थी, यहां -2 थी इस वाले सॉरी +2 थी इस वाले निकल की, +2 थी और माइनस की 3 आ गई, यानी कितना हो गया, -1। अगर पहला प्लस है तो दूसरा माइनस ही होगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या आइसोमर है, हाँ बिल्कुल, ये इसका कोऑर्डिनेटेड आइसोमर है। और जरा देखें, क्या मैं ये लिख सकता हूं NiNH3 का होल ट्वाइस Cl2 NiCl2 NH3 का होल ट्वाइस? नहीं, क्योंकि यहां पर डब्बों के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये नहीं होगा कोई भी आइसोमर। सर और आगे लिख सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ाओ, NiNH3 और यहां मैंने कह दिया Cl3। अब इस डब्बे के ऊपर चार्ज कितना आ गया, देखो +2 था, अब इस डब्बे के ऊपर आ गया -1। Ni, इधर मैंने क्या कर दिया, इधर मैंने कर दिया NH3 का होल थ्राइस Cl। इस डब्बे के ऊपर चार्ज कितना आ गया, -1, सॉरी +1, +2 और ये माइनस, ये चीज आ गई। तो इसकी कितनी फॉर्म्स लिखी जा सकती हैं, एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, इसको इंक्लूड करके जो फॉर्म लिखी जा सकती हैं वो कितनी फॉर्म लिखी जा सकती हैं, 3 फॉर्म लिखी जा सकती हैं। ठीक, आप जरा इसमें ट्राई करिएगा, इस वाले को ट्राई करो आप जरा, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने, PT NH3 का होल 4, एक ये डब्बा बना दिया, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया Ni, एक सेकंड, इस वाले में जो मैंने यहां लिखा और जो यहां लिखा ये तो सेम ही है, देखो ना, यहां यदि हम इसको बात करें और इसको बात करें, ये दोनों चीजें तो सेम है, दो ही फॉर्म आएंगी, ये दोनों तो सेम आ रही हैं, ये दो फॉर्म आएंगी, इसको आप करो Ni, इधर मैंने कहा Cl4, ठीक है, तो इसके आइसोमर फाइंड करो कितने हैं। तो ये है आपका केस कौन वाला, जहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गई, लिंकेज हो गई, बस ये जो केस है ना, ये यहां पर आइसोमर के अंदर आते हैं। अच्छा, इधर मैं एक नोट लिखता हूं पहले, नोट ये है कि बच्चों जो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ना, अगर कभी आपसे कहा जाए कि ये एक डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ठीक है, इस पर चार्ज +2 है, इस पर चार्ज -2 है, और इस पर चार्ज +1 है, इस पर चार्ज +1 है, और इस पर चार्ज -1 है, ठीक है ना, एक ये केस है। एक दूसरा केस ये है जहां पर इस पर चार्ज +1 है, इस पर चार्ज -1 है, यहां मान लो प्लेटिनम मेटल है, यहां मान लो निकल मेटल है, और दूसरा कुछ ऐसा है, यहां मान लो निकल मेटल है, इस डब्बे के ऊपर चार्ज प्लस है, यहां पीटी मेटल है, और इस डब्बे के ऊपर चार्ज माइनस है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये वाला जो केस है ना, पहला वाला, इसको डिस्टिंग्विश करने का तरीका होता है कंडक्टेंस। एक में +2 -2 का चार्ज मोशन कर रहा है, एक में +1 -1 का चार्ज मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है कंडक्टेंस। और दूसरा, जब देखो यहां पर चार्जेस से, जब चार्जेस अलग अलग है ना, तो कंडक्शन से आप उसको मेजर करते हो, इसको डिफरेंशिएट करते हो, और जब आपका चार्ज सेम है
बट डब्बा पॉजिटिव वाला पीटी का है, पॉजिटिव वाला निकिल का है, इसमें अलग अलग हो गया ना। इसको आप डिस्टिंग्विश करते हो इलेक्ट्रोलिसिस से। होगा क्या, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना, जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ा था, तो ये जाएगा आपका कैटायन कैथोड की तरफ, यानी प्लेटिनम वाला जाएगा कैथोड की तरफ। इसको यदि करोगे ना तो ये निकिल वाला जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये वाला पार्ट, जो पहला वाला पार्ट है, उसको अपने निपटा लिया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं।